अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अहमद आफ्ताब पॉडकास्ट चैनल पे आज 100वीं वीडियो सेंचुरी करने जा रहे हैं आज हम वीडियोस की इधर। तो सोच रहा था कि कौन सा खास गेस्ट बुलाया जाए इस मौके पे। तो आज जो गेस्ट मेरे साथ हैं वो मेरे लिए बहुत खास हैं, काबिल एहतराम भी हैं। ये वो गेस्ट हैं जिनकी बदौलत मैं बोलना सीखा और ज़ुबान तालिब इल्मी से स्पीचेस, डिबेट्स, एक्टिंग और जहाँ तक इस चैनल का आइडिया भी उन्होंने दिया। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दादाजी जिनका नाम है मियां रहीमुद्दीन अफजल। पार्टीशन टाइम की स्टोरीज जानने की कोशिश करेंगे, इनकी स्ट्रगल की जानने की कोशिश करेंगे। ये चंद उन लोगों में से हैं कि जो पाकिस्तान को जिन्होंने पैदा होते हुए भी देखा और आज तक देखते आ रहे हैं। तो देखेंगे पाकिस्तान बनने के साथ क्या प्रॉब्लम्स आई और आज हम जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनका हल कैसे हो सकता है और इनकी अर्ली लाइफ स्ट्रगल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं रहीमुद्दीन साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जी। वालेकुम अस्सलाम। अब पहले तो ये बताएं, आपको मेरे इस YouTube चैनल पे वीडियो रिकॉर्ड कराते हुए कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप जो टेक्निकल चीजें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है आप पहली दफा शायद कभी इंटरव्यू या वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और इतना वो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने का इतना कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर सरकारी तौर पर तो बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स होती है चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की, वो तो सारी हम अटेंड करते रहते हैं। मगर ये है कि इस तरह का टीवी का जो चैनल है वो पहली दफा हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, बताता चलूं साथ साथ दादाजी मेरे 19 ग्रेड से रिटायर हैं। पंजाब गवर्नमेंट में उन्होंने अपनी खिदमात सरअंजाम दी हैं। उनसे मजीद डिटेल भी जानेंगे इस बारे में। तो अबू जी, सबसे पहले स्टार्ट करते होते हैं गेस्ट के इंट्रो के साथ कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और अर्ली एजुकेशन के बारे में जानते हैं। तो आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे? और मैं अर्ली एजुकेशन तो ये है कि वो हमारा वो इलाका है टोबा टेक सिंह में, वो फरीदाबाद है, वहाँ कॉलेज है गौसे इस्लामिया कॉलेज, वहाँ स्टार्ट की हमने एजुकेशन सबसे पहले। और जो पैदाश है वो जिला लुधियाना इंडिया में 1945 में। सही। और 1945 के बाद जब हमारे बड़ों ने ये देखा कि हमारा कल्चर, हमारी इस्लामी तहजीबात बहुत मुख्तलिफ हैं, तो उन्होंने ये फैसला किया बहुत सोच समझ के कि एक अलहदा होमलैंड अपनी होना चाहिए जिसमें हम अपनी इस्लामी कल्चर के मुताबिक बआसानी बाखुशी तरीके से अपनी रसूमात अदा कर सकें। तो इसके बाद फिर हम वहाँ से जब माइग्रेट होकर आए तो वो फिर टोबा टेक सिंह में वो एक इलाका है रजवाल, और वहाँ से वो जो हम जाते थे पढ़ने के लिए तो वो फरीदाबाद। तो वो वहाँ एक बहुत अच्छा अदारा था, डॉक्टर फरीद बख्श थे हमारे वो सरबराह। सही। उन्होंने अपनी खुद अपनी जमीन पर एक मरबा 25 एकड़ जमीन पर अच्छा डोनेट करके, और फिर वो उन्होंने एक कमेटी बनाई चंद गांव के लोगों के साथ मिलके। काफी लोगों ने फिर अपने पैसे कंट्रीब्यूट करके वहाँ बिल्डिंग बनाई और बहुत ही अच्छा अदारा उन्होंने कायम किया। यहाँ मस्जिद भी कायम की, हॉस्टल, बोर्डिंग हाउस और प्ले ग्राउंड्स, और उसके अलावा फिर रहायशें प्रोफेसर्स की, हर तरह का, फिर डिस्पेंसरी, छोटा सा हॉस्पिटल, तो हर तरह की सहूलियात वहाँ उन्होंने मुहैया की। और ये 1960 तक तो हाई स्कूल रहा। अच्छा। फिर 1960 के बाद ये वहाँ उन्होंने स्टार्ट किया कि ये यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अच्छा। तो फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए स्ट्रगल की। उस वक्त तो सदर अयूब थे पाकिस्तान के सदर। तो वहाँ तक हमारे जो एसोसिएशन थी वो मिली, क्योंकि उस जमाने में यूनिवर्सिटी कैंप करना बहुत मुश्किल था। आजकल करनी है तो वो तो बहुत मुश्किल था उस जमाने में कैंप करना। बहरहाल उन्होंने बहुत स्ट्रगल की। फिर उन्होंने कहा कि चलो जी, जब मंजूर हो गई तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ साइंस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तजवीज़ पेश की डॉक्टर साहब को कि साइंस की क्लासें बड़ी मुश्किल है, उसके लिए लेबॉर्ट्री, उसके लिए बहुत सारा साइंस का सामान चाहिए, तो इसलिए हम आर्ट्स की क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो उस वक्त मुझे अच्छी तरह अल्फाज याद हैं डॉक्टर साहब के, डॉक्टर फरीद बख्श के,
कि मेरे बच्चे साइंस नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, तो मैं तो अपने बच्चों की साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए सारी कोशिश कर रहा हूँ। तो अगले ही दिन उसके बेटे 2 थे अमेरिका में चले गए, और अमेरिका चले गए। अच्छा, और अमेरिका जाकर वो वहां से साइंस का सामान खरीदा सारा। अच्छा, साइंस का सामान वहां से खरीदा अमेरिका से। और फिर जनाब वो जब अमेरिका से वापस आए और पता चला कि उन्होंने वापस आना है, तो हमारे वो वहाँ अनाउंसमेंट हुई कॉलेज में कि वो डॉक्टर साहब वापस आ रहे हैं। और अंदाजा लगाएं कि इतनी सादा तबीयत कि वो हमारा वो स्टेशन है पीर महल उसको कहते हैं। सही। तो पीर महल में एक आम ट्रेन में सफर करते हुए, पहले लाहौर में से तो आए ना बाई एयर, तो वहां से आम ट्रेन में सफर करते हुए आए और छतरी लेकर पहुंच गए कि मैं आ गया हूँ। मेरे बच्चों की तालीम का हार्ज नहीं होना चाहिए। आप बच्चों को इकट्ठा करेंगे, उसको लाइन लगाएंगे, उनकी पीरियड तालीम खत्म होगी। तो फिर वो हमारे प्रिंसिपल ने उनको तजवीज़ पेश की कि हमारी जब क्लासें खत्म हो जाएंगी, पीरियड हमारे खत्म हो जाएंगे, पढ़ाई सारी मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे कि डॉक्टर साहब आ गए हैं, फिर हम आपको रिसेप्शन देंगे। अच्छा, ये चीज उन्होंने मानी फिर कि ठीक है, मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चों की कहते हैं पढ़ाई नहीं खत्म होनी चाहिए। जब क्लासें खत्म हुई, पीरियड खत्म हुआ, छुट्टी हो गई, तो फिर अनाउंस किया गया कि डॉक्टर साहब आ गए हुए हैं, आप लाइनें लगाएं, आप उनके लिए हार वगैरह बनाएं, और फूल हमने वहां से तोड़े, तो उनको रिसेप्शन में हमने दिया। तो उस वक्त जब फिर साइंस लेबोरेटरी हो, तो अंदाजा लगाएं कि फैसलाबाद के और इधर टोबा के जितने भी कॉलेज होते थे, उनके इम्तिहान हमारी यहाँ लेबोरेटरी में होते थे, क्योंकि इतना सामान था साइंस का। तो उन डॉक्टर साहब की खिदमत की वजह से आप उन डॉक्टर साहब की इतना अच्छा अदारा, फिर हमारे जो टीचर्स थे वो हम पर इतनी तवज्जो देते थे कि हमारे बच्चे हैं। ये आजकल वाला साहब नहीं थे, वो कहते नहीं ये हमारे बच्चे हैं, हमारे इलाके के जो हमारे इलाके के लोग होते थे ना सारे, तो वो कहते थे हमारे बच्चे हैं। वो इतनी मेहनत से हमें पढ़ाते थे, इतनी मेहनत से सब कुछ करते थे, बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। सही। तो कॉलेज की एजुकेशन के बाद फिर क्या किया आपने? कॉलेज की एजुकेशन के बाद फिर मैं जब लाहौर आया, तो फिर मुझे लाहौर में ये तजवीज़ पेश की कि आप टेक्निकल चीज़ें पहले सीखें और उस अच्छी सर्विस लें, और सर्विस के जो शाम का टाइम है वहाँ आप अपने मुकम्मल एजुकेशन बाकी करें। अच्छा, तो फिर वहाँ यूनिवर्सिटी की एजुकेशन आप शाम में कर रहे हैं और कोई टेक्निकल स्किल सीख के काम की तरफ स्किल सीखे यहाँ आए, फिर लाहौर में काम करें, ताकि आप घर वालों के ऊपर बोझ ना बने, सही, खुद अपना सब कुछ करें। तो फिर मैंने उस जमाने में वो जो टाइपिंग शॉर्ट हैंड होती थी वो सीखी, और सीखने के बाद फिर मैं सेक्रेटेरिएट में सर्विस ज्वाइन की एज ए स्टेनोग्राफर। और फिर वहाँ से मैंने शाम को अपनी क्लासों के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस किया, फिर लॉ किया। तो उसके बाद फिर प्रमोशन वगैरह ली, इस तरह ग्रेड 19 तक फिर मैं किया, और वहाँ से फिर मेरी रिटायरमेंट हुई। यूनिवर्सिटी आप कौन सी गए फिर? पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और लॉ भी पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज से। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मेरी एजुकेशन थी, और अच्छे तरीके से, और मेरी पोस्टिंग हमेशा बहुत अच्छी जगह पर रही है। सही। चीफ मिनिस्टर्स के साथ, और जब मिनिस्टर वगैरह आते थे तो उनके साथ अच्छी तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा। बड़ी डिटेल से माशाल्लाह मुझे आपने बता दिया अपनी तालीम का, जॉब के बारे में। बहुत से लोग हैं जो जानना चाहते हैं पार्टीशन के बारे में। मैं ये फील करता हूँ कि आपकी एज के लोग बहुत कम बच गए हैं पाकिस्तान में, और बड़े कम लोगों ने वो जान पाए एक्सपीरियंस जो मैंने हमेशा से छोटे होते से सुना, लाइव एक्सपीरियंस। और मुझे ये मुताला पाकिस्तान हिस्ट्री वगैरह किताबों से बजाय ज़्यादा आपसे ही जानने को मिली है, तो इसके लिए भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो क्या प्रॉब्लम्स आई आपको उस टाइम पे? आपके पेरेंट्स ने भी आपसे शेयर की होंगी, आपको कुछ याद हो तो वो शेयर करें हमारे साथ। वो जब माइग्रेशन की कर रहे हैं जी, तो माइग्रेशन का ये है कि जब मुसलमानों ने अपने आप को ये महसूस किया कि हम हिंदुओं के साथ, या इनके खास तौर पर ये जो बड़े तअस्सुब पसंद हिंदू हैं, वो उससे हम अपनी जो रोजगार है, हमारी जो इकॉनमी है, उस पर भी हम असरअंदाज हो रहे थे।
اور ہمارے اسلامی عقائد جو اس پر بھی وہ اثر انداز ہو رہے تھے، اور ہمیں اپنی فکر تھی کہ اگلی جنریشن جو ہے نا اس کے لیے، اب آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک انڈیا میں جو مسلمانوں کی صورتحال ہے، بالکل تو وہ اس وقت ہمارے بڑوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے، ہمیں ایک علیحدہ مملکت چاہیے جس میں ہم اپنے اسلامی طریقے سے، اسلامی تعلیمات کے مطابق آزادی سے اپنی ان پر عمل پیرا ہو سکیں، اور اس کے علاوہ اپنی اکانومی کے لیے بھی کوشش کر سکیں۔ تو یہ سوچ کر پھر جب علیحدگی کا ہوا، تو جب اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ پاکستان بن جائے گا، اور اس طرح یہ 1947 اگست 47 میں ہماری جو ملک علیحدہ ہو جائے گی، تو پھر خاص طور پر جو گندے قسم کے وہاں لوگ تھے، بلوائی قسم کے جو لوگ تھے، جو شرپسند قسم کے لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تھا، اور باقاعدہ وہ الٹیمیٹم دے کر جاتے تھے کہ یہ جگہ خالی کر دو، ہم نہیں تو کل آپ کو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو جہاں تک کہ ہماری عورتوں کی عصمتیں بھی ان پر پریشان ہوتے تھے، تو اس لیے وہ جب وہاں سے لوگ اپنا سارا گھر بار چھوڑ کر، صدیوں کے رہنے والے گھر بار چھوڑ کر، پھر کوئی گڈھے پر، کوئی اپنی سواری پر، کوئی کسی چیز پر، وہ ایک کیمپ لگا دیے ہوئے تھے، جس طرح آپ کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں کیمپ لگے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح وہ کیمپ لگ گئے تھے، اور لوگ کیمپوں میں آ کر ٹھہر رہے تھے، اور کیمپوں میں بھی یہ صورتحال تھی کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کئی لوگوں نے نا وہ گندم بھون کے رکھی ہوئی تھی، کوئی مکئی کے دانے بھون کے رکھے ہوئے تھے، تو کھانے کے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو کئی دن کیمپوں میں ٹھہرتے تھے، بڑی مشکل سے پھر کوئی ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ ہوتا تھا، تو پھر تھرو واگا بارڈر پاکستان میں انٹر ہوتے تھے، یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم اپنے پاکستان میں انٹر ہو جائیں۔ تو یہاں پھر آ کر لوگوں کو اپنے مسائل بہت ہوئے ہیں، کیونکہ اکانومی کے مسائل، اور پھر یکدم ایجوکیشن کے مسائل۔ بہرحال یہ مجھے تو بہت الحمدللہ کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے آئے، اور بڑے اچھے طریقے سے وہاں ٹھہرے، اور اپنی ایجوکیشن بھی مکمل کی، اور پھر وہاں زمیندارہ بھی کیا، کاشتکاری بھی کی، اور اس سے بھی فائدہ ہوا۔ تو میں خاص طور پر یہی کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے، ہماری جو جنریشن تھی، انہوں نے بہت اسٹرگل کی، واقعی بہت اسٹرگل کی، اور اس کے بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے اسٹرگل کی، انہوں نے یہ وطن لے لیا، اور اس کے لیے یہ بیٹھ گیا۔ مگر اب ہماری دعائیں یہی ہے کہ اگلی جنریشن جو ہے نا، اس قیمتی چیز کا احساس کرے، اور اپنے دل میں احساس کر کے اس کو آگے سے آگے بڑھائے۔ دیکھنا دوسرے، اب انڈیا ہے، اس نے کہاں تک ترقی کر لی ہے، دوسرے ممالک ہیں، انہوں نے کہاں تک ترقی کر لی ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے، ہم اس پوٹینشیل کا جو ڈائریکشن ہے، جو اس کا رخ ہے، وہ نہیں ہم صحیح کر پا رہے۔ جب تک وہ صحیح ہو جائے گا تو ہر چیز ہو جائے گی۔ ہمارے سب لوگوں کو چاہیے، کوئی بھی پارٹی ہو، کسی طرح کی بھی پارٹی ہو، چاہے کوئی مذہبی ہو، چاہے کوئی سیاسی ہو، ان سب کے بڑوں کو بیٹھ کر ایک گرینڈ ڈائلاگ کے ذریعے اپنی ایک روڈ میپ بنانا چاہیے۔ جب تک کوئی روڈ میپ نہیں بنے گا، اور اس پر ہر کوئی پارٹی، کوئی بھی ان پاور آئے، عمل کرے اس پر، اور جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو انڈسٹری نہیں لگے گی، اور پھر کوئی باہر سے ہماری انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ تو یہ سب چیزوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہماری جو اس وقت ینگ جنریشن ہے، وہ ایموشن کی بجائے یا شخصیت کسی پرستی کی بجائے ملک کے لیے بیٹھ کے سوچے، اور ملک کے لیے آئیڈیا دے، اور خاص طور پر اپنی تعلیم مکمل کرے، اپنی اویئرنیس کو جو ہے نا وہ اس کو زیادہ سے زیادہ کرے کہ دیکھو دنیا کہاں کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ وقت نہیں ضائع کرنے کا، وقت بہت قیمتی ہے، اور ہماری جنریشن کو بہت محتاط ہو کے اپنی ایجوکیشن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شرپسند قسم کے عناصر ہیں ان کے پیچھے نہ لگے۔ وہ تو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان کا دنوں میں ہوا، تو شیخ مجیب الرحمان غدار تو تھا، انہوں نے غداری کر کے ایک علیحدہ ملک بنایا، انڈیا کے ساتھ مل کے بنایا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے ہر چیزوں۔ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ پہلے دن سے پاکستان مسئلوں کا شکار ہے، اور آج تک ایسی ہے، کبھی بہتری بھی تھی یا کبھی بہتری دیکھنے کو ملے گی، یا ہر نسل کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں تو پاکستان پرابلمز میں ملا ہمیشہ؟
एक बात बड़ी सोचने की बात है, यही तो मैं कहता हूँ यंग जनरेशन को, कि फर्ज करो शुरू में प्रॉब्लम थे और काफी ज्यादा प्रॉब्लम थे, इसमें तो नहीं है, नई जैसे नया घर आबाद नई करना हो, कारोबार करना हो, नई चीज आबाद करनी हो, तो प्रॉब्लम तो होते हैं। तो इंसान जो है, बंदा जो है, उसमें इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि हमारी जो प्रॉब्लम है उनको फेस करके उसको हल करे। ये तो नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होते, प्रॉब्लम तो हर जगह होते हैं, तो प्रॉब्लम को हल करने की सलाहियतें हमें पैदा होनी चाहिए ना, वो हम उसको लगाएं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद जब ये वक्त आया सदर युग का, उस वक्त हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा थी। सही, हमारी इंडस्ट्री इतनी, हम इतने फ्लोरिश हो गए थे, ये छोटे मोटे मुल्क हैं, हम सब उनको हेल्प करते थे। अच्छा, तो आपकी नजर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान की जो इस वक्त जरूरी है? सबसे बड़ी यही है कि हमारी यंग जनरेशन को तालीम, और तालीम भी ऐसी जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा जोर दिया जाए, ठीक, कि ये तो कि आज का जमाना इंडस्ट्री का है, साइंस और टेक्नोलॉजी का है। आप देखते हैं, हम भी देख रहे हैं कि आजकल जो जंगें भी शुरू होती हैं, वो भी एक मिसाइल फायर करते हैं तो उसको नुकसान इतना ज्यादा पहुंच जाता है। तो जिसके पास ये मिसाइल ही नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, या ऐसी नई चीजें होंगी, तो वो अपने के लिए डिफेंस कैसे कर सकेगा? तो सबसे बड़ी बात यह है कि साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर देकर, और फिर इंडस्ट्री के लिए कोशिश करके, और फिर ये जो अभी हमारे पास चाइना का CPEC का एक वायदा है, और उसकी हमारे पास सपोर्ट है, तो उससे फायदा उठाते हुए हम खुद उसको देखें। खुद चाइना ने भी ऐसे तरक्की की है, उनके नौजवानों ने बाहर जाकर साइंस और टेक्नोलॉजी सीखी और फिर अपने मुल्क में आकर उसको। लेकिन हम देखते हैं जब भी कोई अच्छा मंसूबा पाकिस्तान में लगने लगता है, दुश्मन को बहुत तकलीफ होती है, वो साथ तंग करता है हमें। देखिए ये बेटे, सबसे बड़ी बात ये है कि दुश्मन भी होते हैं, हमेशा हर एक के होते हैं, मगर ये है कि बहुत सी जो अक्लमंद है ना, वो दुश्मन को इतना गनीमत समझते हैं कि इसकी वजह से तो मैं तरक्की कर रहा हूँ। सही, अच्छा, दुश्मन अगर होगा, वो हमें चौकस रहने में मदद करता हमें है। चौकस रहने में मदद करेगा। और हम वो जिस तरह फर्ज करो इंडिया ने एटमी धमाका किया, तो हमारा दुश्मन तो हमने कहा हम भी करेंगे, हमें भी जरूरत महसूस हुई, फिर हमें भी जरूरत महसूस हुई। दुश्मन तो होना कोई ऐसी नहीं है। ये मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आता है, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए अकाम, ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। वैसे ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, आप अपने भी गनीमत समझना, नहीं गनीमत नहीं समझना, मतलब आप अपने प्रोजेक्ट, आप अपनी जो हमारी कौमी मफादात हैं उसको लेकर चलो। दुश्मन तो आपको रुकावट डालेगा, अपनी सिक्योरिटी का थोड़ा ख्याल करें, अपना इंतजाम करो, अपना सब कुछ करो। दुश्मन का ये तो नहीं कि दुश्मन है हम आराम से बैठ जाएंगे। चलो सही है। मेरे ख्याल में काफी ज्यादा टाइम ले लिया है मुझे आपका, आप ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहे पूरी दुनिया इस टाइम? आप मैसेज मेरा बेटे यही है, आज ना दुआ है कि हमारी कौम के नौजवान खास तौर पर सुलझ जाएं, समझ जाएं, मुल्क के लिए बैठ जाएं और उनके लिए जो बेहतरी है उसके लिए प्लानिंग कर लें। और उसकी प्लानिंग यही है कि अपनी एजुकेशन को पहले अच्छी तरीके से मुकम्मल करो, और एजुकेशन में प्रायोरिटी अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी को दो, और उसके बाद उसमें रिसर्च सेंटर्स बनाओ और अपनी इंडस्ट्री लगाओ, तो आप अपने अब देखोगे कि कहां से कहां तक पहुंच जाओगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित रही होगी, और दादाजी के साथ इंटरव्यू करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।